तो नीट के एग्जाम में ऑन एन एवरेज रह गए सिर्फ 10 दिन। तो अभी इस टाइम पर हमें कौन से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस मतलब हमें प्रैक्टिस करने चाहिए जो हमें हेल्प करेंगे मेन एग्जाम में। तो मेरा तो सबसे अच्छा सजेशन और सबसे बढ़िया सजेशन यही रहेगा कि आप पीवाईक्यूज सॉल्व करिए, क्योंकि पीवाईक्यूज के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स के रिपीट होने के। ठीक है, तो वो पीवाईक्यूज ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा हाई वेटेज यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसी का एक चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके सिर्फ 5 साल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए कि रीसेंट ईयर्स में एनटीए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज एकता सोनी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड जैसे हम स्टार्ट करते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच दीज वीडियोज। ठीक है, चलिए तो 5 साल के हम क्वेश्चंस फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। आपको ना 2022 का अगर आप पेपर एनालिसिस करोगे तो वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे स्टेटमेंट बेस्ड थे। दैट्स वाई सभी बच्चों का यही इनपुट रहा था उस पेपर में कि थोड़ा सा पेपर लेंदी रहा था, क्योंकि बायोलॉजी ने काफ़ी टाइम ले लिया। जनरली बायोलॉजी टाइम लेती नहीं है आपका, बट लास्ट ईयर आपका काफ़ी टाइम बायोलॉजी ने ले लिया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्टेटमेंट। तो आपको ना ये सारे टाइप के क्वेश्चंस देखकर जाने हैं। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आप कितनी फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करो, एक टाइमर लगा के सॉल्व करो, ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि कितने टाइम कितना टाइम तुम ले रहे हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखो, आपको ना 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज आपको मैं यहाँ पे एक हॉट टॉपिक भी बताऊंगी जहाँ से पिछले 5 साल में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप मेक श्योर करना कि आप उस टॉपिक को नहीं छोड़ के जा रहे हो इस चैप्टर में से। द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकेंड इज स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, इरिथ्रोसाइट्स मीन्स क्या होता है? आरबीसी। छोटी क्लासेस ही पढ़ते आ रहे हैं हम तो कि स्प्लीन जो होती है ना वो ग्रेवयार्ड होती है आरबीसी। जो भी सारी मरी हुई आरबीसीज होती, डेड आरबीसीज होती, कहाँ जाती है? स्प्लीन में जाती है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड स्टेटमेंट नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो कोगुलम मीन्स ब्लड का जो क्लॉट बना हुआ है आपकी, मतलब जैसे हमें कोई चोट लग जाती तो ब्लड का क्लॉट बन जाता है। तो जो ब्लड का क्लॉट है एग्जैक्टली है क्या? तो ब्लड का क्लॉट जो होता है वो एक नेटवर्क है थ्रेड का। एब्सोल्युटली ट्रू, थ्रेड्स का नेटवर्क है। बट उन थ्रेड्स का नाम क्या थ्रोम्बिन्स है? नो, उनका नाम फाइब्रिन्स होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि थ्रोम्बिन्स नहीं होता, वो होता है फाइब्रिन्स। ठीक है, नोट करते जाना पिछले 5 साल में कौन से टॉपिक से, इस पूरे चैप्टर में कौन से ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आया है, उसी टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करके जाना है इस साल भी। ठीक है, तो अगर हम देखें आंसर, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये देखो फटाफट से, आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है एंड ट्रस्ट मी दिस फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर साल रिपीट हुआ है ऑलमोस्ट। पिछले 5 साल में अगर हम देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल इस चार्ट से आए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में आ चुके हैं। तो ये फ्लो चार्ट तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए। तो अभी के अभी सारे बच्चे क्या करेंगे कि जो एक खाली पेज लेकर बैठेंगे या फिर एनसीईआरटी का जहाँ ये चैप्टर शुरू होता है उसके ऊपर काफ़ी खाली स्पेस है, तो वहाँ पर ना हॉट टॉपिक लगा के लिख दो ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस आपको बिल्कुल से बस घोट के पी जाना है। ठीक है, ब्लड है ना, क्लॉटिंग, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आता रहा है। देखो आगे और दिखाऊंगी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस कैसे आए हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है? ये जो प्लेटलेट्स होती है, जैसे हमें चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स का ही मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉट करना। तो प्लेटलेट्स एक सब्सटेंस सिक्रीट करती है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, जिसको कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कैल्शियम मतलब कौन सा आयन है जो कि क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। तो यू नीड टू आंसर कैल्शियम। वहाँ पे बहुत सारे आयन्स मेंशन हो सकते हैं। तो ये वाला पिछले 5 साल में तो नहीं, बट अगर आप पिछले 10 साल तक के पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कैल्शियम किस में हेल्पफुल होता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में। आगे चलते, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है बच्चों वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन विल बी कन्वर्टिंग इनटू थ्रोम्बिन। किस कौन कर रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन दोनों मिलकर करते हैं इसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट। थ्रोम्बिन जो होता है इट इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। दिस इज अ एंजाइम। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में।
एंड देन फाइब्रिनोजन, ये जो होता है ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। ये ही है वो बच्चों, यही है वो थ्रेड्स जिसकी वजह से क्लॉट बनता है। तो ये इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, कौन सा एंजाइम, थ्रोम्बिन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि थ्रोम्बिन एक्चुअली है क्या। तो पहली बात ये एंजाइम है जो इस प्रोसेस में हेल्पफुल है और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ना प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में आपको ना इस बार 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो 2023 में भी यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बस आपको ये चार्ट दे दिया गया है तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। एनसीईआरटी पूरा रीड कर लेना, पूरे के पूरे जो एनसीईआरटी का थ्योरी पोर्शन है इस टॉपिक से रिलेटेड, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड, वो पूरा थ्योरी आप रट लेंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ चीज़ें हैं प्लीज़, है ना। फिर फाइब्रिन पॉलीमर्स है, ये क्लॉट बना देते हैं। इस क्लॉट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं ऑब्वियसली, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ऑब्वियसली, प्लेटलेट्स होता है। तो पूरा ब्लड होता है, इसका क्लॉट बन गया है। समझ में आया, ये तीनों ब्लड के पोर्शंस है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तो ना जब भी क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाले सॉल्व करो, अभी से वार्निंग दे रही हूँ, गलती होने के इतने चांसेस रहते हैं क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे होते हैं एग्जाम के टाइम पर, तो ना हमसे ना गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, इसको प्लीज़ एकदम से ऐसे सर्किल कर लो या तो कुछ अंडरलाइन कर लो, जो करना कर लो, बट एटलीस्ट उसको हाईलाइट कर लो कि पूछा क्या है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में इनकरेक्ट ढूंढने लग गए या फिर एग्जाम में करेक्ट ढूंढने लग गए, पूछा उल्टा है, ठीक है, उस तरीके से। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज्ड क्लोजिंग ऑफ द सेमील्यूनर वाल्व। देखो सेमील्यूनर वाल्व कहाँ होते हैं, सबसे पहले ये दो एकदम है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब करो तो इसमें ना हार्ट की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर बेस्ड ये चारों स्टेटमेंट, अगर आप चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ना आपको हार्ट की स्ट्रक्चर दिमाग में ले आनी है। कैसे होता है, ऊपर 2 अट्रिया होते हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, वॉल्व होते हैं, है ना। अट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होते हैं। राइट अट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। लेफ्ट अट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, बाइकस्पिड, जिसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, है ना। वेंट्रिकल जो होते हैं उन दोनों हर एक वेंट्रिकल के जैसे ही वेंट्रिकल अपना खुलता है इसमें अओर्टा में और इधर खुलता है अपना आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो वेंट्रिकल जैसे ही उनमें खुलते हैं तो वहां पर भी एक वॉल्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। ये सेमील्यूनर वॉल्व कब खुलते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कब खुलते हैं, वो वॉल्व कब बंद होते हैं, ये सारे के सारे फिनोमेनाज आपको पता होने चाहिए। तो इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर क्लोजिंग दी सेमिल्यूनर वाल्व। अब सोचकर देखो, सेमिल्यूनर वाल्व जो होते हैं, अगर ये वेंट्रिकल है और यहाँ से ना आपकी अओर्टा निकल रही है लेट्स सपोज, तो यहाँ पर जो है वो आपका सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है लेट्स सपोज। तो यहाँ पर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर की वजह से ये वाल्व खुलना चाहिए या बंद होना चाहिए, ऑब्वियसली खुलना चाहिए। प्रेशर होगा तो वाल्व खुलेगा, तभी तो अओर्टा में ब्लड जाएगा। तो क्लोजिंग नहीं होता, यहाँ पे ओपनिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज द atrioventricular node generates an action potential to stimulate atrial contraction. सी जैसे आप देखोगे हार्ट के बारे में, ठीक है, अगर हम मान के चले, अगर आपके पास ये है अट्रिया, ठीक है, अगर मैं ये एट्रिया और ये एक वेंट्रिकल मानूं, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर ना आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक ना कॉर्नर में आपको एक नोड दिखता है जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं, जिसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। क्यों हम इसको पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि ये अपना हार्ट का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो बनाए रखता है, हार्ट अट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इम्पल्स जनरेट करता है। यहाँ पर एवी नोड प्रेजेंट होता है, ये भी इम्पल्स जनरेट करता है, बट इट इज नॉट अ पेस मेकर, इट इज अ पेस सेटर, है ना, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो एवी नोड जो होता है ना बच्चों, ये मेजर नोड नहीं है जिसकी वजह से ये इम्पल्स जनरेट हो रहा है। इम्पल्स जनरेट होता है ऐसे नोड की वजह से, और ऐसे नोड की वजह से जैसे ही इम्पल्स जनरेट होता है वैसे ही अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड पूरा वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व खुल के, ऐसा होता है। तो ऐसे नोड हमेशा क्या करता है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, ना कि एवी नोड, ठीक है। Tricuspid and bicuspid valve open due to the pressure exerted by simultaneous contraction of atria. See, जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है वो कब खुलते हैं,
एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, इनके बीच में ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड, लेट्स सपोज बाइकस्पिड मानते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व है। ये कब खुलेगा? जब एट्रिया में जितना भी ब्लड भरा हुआ है वो इतना भर जाए कि वो बस इतना प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाए कि भाई ब्लड जो है, देखो हर चीज़, कोई भी लिक्विड जो होता है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो ब्लड भी अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। बट हाई प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए ना, हाई प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए, लो प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई, हाई प्रेशर यहाँ होगा, लो प्रेशर यहाँ होगा, तो ब्लड यहाँ से यहाँ मूव करेगा, और ब्लड को यहाँ से यहाँ मूव करवाने के लिए हमें इन वाल्व को खोलना पड़ेगा। पहला केस तो ये हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर ब्लड को प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा वाल्व के ऊपर, है ना। इस वाल्व के ऊपर ब्लड जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तब जाके क्या होगा, ये वाल्व खुलेंगे, ना कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से नहीं, प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से ये वाल्व खुलेंगे। तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। आगे चले कि ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम अट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल। सी, आपके पास में जॉइंट डायस्टोल, जैसे कि कार्डियक साइकिल अगर आप पढ़ोगे, है ना, एक और प्यारी सी बात बताती हूँ, देखो इन क्वेश्चंस पे, जॉइंट डायस्टोल को अगर आप पढ़ोगे, जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोलिक फेज में होते हैं, मतलब आराम से बैठे हुए होते हैं, कोई भी उनमें एक्शन पोटेंशियल नहीं आ रहा, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं चल रहा, बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेज पर है। अब अट्रिया में सारा का सारा ब्लड पड़ा हुआ है, अट्रिया से धीरे धीरे ब्लड जो है 70% ब्लड जो होता है वो अट्रिया से वेंट्रिकल में कब आता है, जब अट्रिया और वेंट्रिकल कोई भी कॉन्ट्रैक्शन स्टेज पर नहीं होते हैं, वो डायस्टोलिक स्टेज पर होते हैं, ठीक है। तो अट्रिया और वेंट्रिकल डायस्टोलिक है, मतलब जॉइंट डायस्टोल है ये स्टेज। अट्रिया का सारा ब्लड, सारा तो नहीं बट 70% ब्लड वेंट्रिकल में अपने आप आ जाता है। ऑब्वियसली ऊपर ज़्यादा ब्लड है, नीचे कम ब्लड है, तो ब्लड तो आ ही जाएगा ना अपने आप, बट 70% ही आता है, हमको पूरा 100% चाहिए। तो बाकी का 30% कब आता है, जब ऐसे नोड आते हैं, पेसमेकर भाई साहब आते हैं और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड आ जाता है, ये होती है प्रोसेस। तो जॉइंट डायस्टोल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ से आपने क्या पॉइंट पकड़ा, आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है। अब करेक्ट स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में देखो, सबसे पहले आपको हार्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछ लिया, एवी नोड से रिलेटेड क्वेश्चन, एवी नोड भी हार्ट स्ट्रक्चर में आ जाता है, ऐसे नोड एवी नोड, एंड देन आपसे देखो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व कब खुलते हैं, सेमिलुनर कब खुलता है, इस पे क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पर आपको कार्डियक साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चन, देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 कॉन्सेप्ट्स दे दिए, तो आपको क्या करना है, ऐसे एनालिसिस करना है कि यार ज़रूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आए, हो सकता है कि इस कार्डियक साइकिल से रिलेटेड वापस एक बार रिपीट हो जाए क्वेश्चन 2023 में। इस बार के पेपर में सिर्फ कार्डियक साइकिल टॉपिक को चूज किया जाएगा और उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसीलिए हर स्टेटमेंट को पढ़ना है, चाहे वो स्टेटमेंट गलत है चाहे वो स्टेटमेंट सही है, हर स्टेटमेंट को एनालिसिस करके, और आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है और वो टॉपिक आप के ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। दैट्स हाउ वी एनालाइज द PYQs, राइट, दिस इज द राइट वे टू सॉल्व PYQs। एकदम डिटेल डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। 10 साल तक के नहीं पता है, इट्स फाइन, 5 साल के एटलीस्ट पता होने चाहिए, इसीलिए मैं 5 साल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, inadequate supply of oxygen to heart muscle lead to a symptom of acute chest pain. This disorder of circulatory system is identified as C. सबसे पहली बात, मैंने आपको बोला था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिसऑर्डर से क्वेश्चन हर साल आता है। डिसऑर्डर्स तो मतलब रट लेना कैसी भी, है ना, सारे की सारी डिसऑर्डर्स। तो एक्यूट चेस्ट पेन, जैसे ही ये पेन देखोगे ना, वैसे ही खाली एक NCERT में ऐसी आपको डिजीज दे रखी है जहाँ पर एक्यूट चेस्ट पेन शो किया हुआ है, एंड दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, राइट, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो देख लेना कैसे है, सारी की सारी डिजीज आपको पढ़नी है। तो ये तो बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाला हो गया कि जो लिखा है NCERT में डायरेक्टली उठ के आ गया, तो इसमें तो कुछ खास मुझे लगता नहीं कि आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बस आपको पता होना चाहिए, लर्न होनी चाहिए कि कौन सी डिजीज़ कब हो रही है। नाउ
देखिए अभी क्या है, ब्लड ग्रुप आपका एक टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एंड एक टेबल आपको बना के दी हुई है। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, एनसीईआरटी खोलकर देखिए, वहां पर है ना आपको ब्लड ग्रुप जहाँ पे मेंशन किया हुआ है वहां एक टेबल दी हुई है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। कौन से ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजेंस होते हैं, कौन सी एंटीबॉडीज होती है, कौन से में एंटीबॉडीज नहीं होती है, सिर्फ एंटीजेंस होते हैं, और किसी में एंटीजेंस ही नहीं होते, सिर्फ एंटीबॉडीज होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चले जाना अपने दिमाग में, है ना। अच्छा, ए बी ब्लड ग्रुप, पर्सन्स विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अगेन इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। अभी 2021 के क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि ए बी ब्लड ग्रुप वालों को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, रीजन पूछ लिया। मान लो 2023 में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इनमें से हम किसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, तो हम बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। मान लो यूनिवर्सल रिसिपिएंट ना आए, यूनिवर्सल डोनर आ जाए, तो ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट में भी ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, कौन सा है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये भी पता होना चाहिए। ए बी पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। एंड यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे तो वो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। बट क्या ये ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, तो ये भी पता होना चाहिए। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये जो चीजें होती है ना, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से और इंफॉर्मेशन निकाल लेना, उसी को बोलते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस। ठीक है, अब अच्छा, इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ए और बी दो एंटीजन तो हैं, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप। कोई भी ब्लड ग्रुप का नाम जो भी होता है उसके अंदर वही एंटीजन होता है, राइट। मतलब आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट जो एंटीजेंस होते हैं ना बच्चों, उसी से ही हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। अगर आरबीसी पे ए एंटीजन है दैट मीन्स कि वो ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अगर आरबीसी पे बी एंटीजन प्रेजेंट है दैट मीन्स कि वो बी ब्लड ग्रुप है। अगर आरबीसी पे ए और बी दोनों एंटीजेंस है दैट मीन्स कि वो ए बी ब्लड ग्रुप है। और अगर आरबीसी बिल्कुल खाली है, कुछ एंटीजन नहीं है, दैट मीन्स कि वो ओ ब्लड ग्रुप है। तो जो भी ब्लड ग्रुप का नाम है उसी के अकॉर्डिंग एंटीजन डिसाइड होते हैं। और एंटीबॉडीज, जो एंटीजन है ना उसी का उल्टा कर दो, वही एंटीबॉडी होती है। लेट्स सपोज आरबीसी पे ए एंटीजन है दैट मीन्स ए ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में कौन सी एंटीबॉडी होगी, उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीबॉडी। उल्टा करना है, ए ब्लड ग्रुप है मतलब ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी होगी। बी ब्लड ग्रुप है मतलब कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन। एंटीबॉडी कौन सी होगी, उल्टी कर दो, ए एंटीबॉडी। स्मॉल लेटर में इसलिए शो करें ताकि डिफरेंशिएट कर पाए, है ना। एंड ए बी दोनों ही एंटीजन है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप मीन्स ए बी एंटीजन प्रेजेंट है। तो क्या कौन सी एंटीबॉडी होगी, दोनों एंटीबॉडी होगी, नहीं, नो एंटीबॉडी। यहाँ पर जहाँ पे दोनों प्रेजेंट होते ना बच्चों, वहां कुछ नहीं एंटीबॉडी प्रेजेंट होती। और ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन ही नहीं है, इसीलिए तो वो जीरो ब्लड ग्रुप है। ओ है ना, उस पर कोई एंटीजन ही नहीं है, इसीलिए तो हम उसका नाम ही नहीं डिसाइड कर पाए। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। समझ में आया, ऐसा खेल चलता है। तो यहाँ पर ना ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी तो आपको पता है ना, जब भी मान लो कोई दो इंसान होते हैं, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो सबसे पहले पता है क्या चीज़ चेक की जाती है। जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जो डोनर होता है, डोनर कोई भी मान लो ए ब्लड ग्रुप वाला है कोई डोनर, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले का यानी डोनर का हम क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं। ऑलवेज हम क्या देखते हैं, डोनर का एंटीजन देखते हैं। और रिसिपिएंट जो होता है, रिसिपिएंट जो होता है उसकी क्या देखते हैं हम, एंटीबॉडी देखते हैं। डोनर का एंटीजन एंड रिसिपिएंट की एंटीबॉडी, समझ में आया। डोनर का क्या होता है, एंटीजन, एंड रिसिपिएंट की एंटीबॉडी, ये कभी भी मैच नहीं करनी चाहिए, सीधी सीधी बात होती है। ठीक है, तो ये जो चीज होती है बच्चों, इसकी वजह से अदरवाइज क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रिसिपिएंट क्यों है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, मैच किससे करोगे। रिसिपिएंट की हमेशा क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी। अब रिसिपिएंट के पास एंटीबॉडी है ही नहीं तो चेक कहाँ से करोगे। कोई भी डोनर आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई भी डोनर आ जाओ क्या ही फर्क पड़ता जब रिसिपिएंट के पास एंटीबॉडी नहीं है।
तो फिर इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। डोनर का क्या चेक करते हैं, एंटीजन चेक करते हैं, एंटीजन है ही नहीं तो क्या चेक करोगे, इसीलिए यूनिवर्सल क्या है, वो डोनर है, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है। तो ये प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ए बी ऑन आरबीसी, नहीं, पहली बात तो एंटीबॉडी कभी भी आरबीसी पे नहीं होती, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है, एंटीजन्स होते हैं आरबीसी पे। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही है, एंटीबॉडीज जो होती है एब्सेंट होती है प्लाज्मा के अंदर, है ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। एब्सेंस ऑफ एंटीजन्स, नहीं, एंटीजन्स तो है ही, तभी तो ये ब्लड ग्रुप ए बी है ना। इसके बाद एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए और बी इन प्लाज्मा, नहीं, एंटीजन कभी भी प्लाज्मा में नहीं होते, एंटीजन हमेशा आरबीसी पे होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं 2021 का अगेन क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन। देखो पॉइंट नोट करना है, यहाँ से क्वेश्चन 2000 कहाँ पे आया, 22 में आया, 2021 में भी आया। देखो जिसने PYQs लगाए होंगे ना 2021 के, उनको 2022 में ये सेम टॉपिक से क्वेश्चन दिखा होगा, बिल्कुल सही गया होगा उनका, क्योंकि PYQs लगाते तब हमें पता चल जाता ना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला बंदा। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, देखो मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, सी फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन कन्वर्ट किया था, कौन सा एंजाइम लगा था, थ्रोम्बिन, एंड दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे, सी ECG, यहाँ से 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। ECG में ना आपको वेव्स दिखाई गई है, ग्राफ दिखाया गया आपको ECG का प्रॉपर NCERT में। QRS कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है, इज अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पर शो किया गया है ना, यहाँ पे Q लिख देते हैं, यहाँ पे R लिख देते हैं, यहाँ पे S लिख देते हैं। मैं पूरा नहीं ECG बना रही हूँ, QRS कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ। ये QRS कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है एक हार्ट बीट को, 1 हार्ट बीट को, ठीक है, ऐसे, तो इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसको एक्चुअली में जब हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो डीपोलराइज होते हैं। डीपोलराइज होने का मतलब है वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होएंगे तभी तो आपका ब्लड जो है वो पूरे शरीर में, आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये क्या होता है, ये आपका शो करता है ECG में ये वाली वेव QRS। अगर आपसे पूछा जाए P वेव क्या शो करती है, तो P वेव शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, मतलब डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो अट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन P वेव पे होता है। QRS जो वेव होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल का, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड T वेव पे आके क्या हो जाता है, रीपोलराइजेशन हो जाता है किसका, वेंट्रिकल्स का। क्या हुआ, P वेव पे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना, P वेव पे क्या होता है, P वेव पे होता है अट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अट्रिया का डीपोलराइजेशन, राइट, डीपोलराइजेशन अट्रिया का। QRS पे क्या हुआ, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। एंड T वेव पे क्या होता है, रीपोलराइजेशन, किसका, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं ना, तो उनको रिलैक्स भी तो होना पड़ेगा। तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं, डायस्टोलिक फेज में जाते हैं, तो उसको रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोलते हैं, रीपोलराइजेशन, ठीक है, किसका, वेंट्रिकल का। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अगर पिछले 10 साल के पेपर उठाओगे तो मिल जाएगा आपको। तो ये जो चीज़ है ना, प्लीज़ ध्यान रखना, तो ये किसका होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सीधा सीधा हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हुए 2020 का क्वेश्चन फटाफट करते हैं। कॉलम्स है, सीधे सीधे आपको बस मैच करना है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार आते हैं। देखो इयोसिनोफिल को आप किससे मैच करोगे, WBC के टाइप्स हैं सारे के सारे। इयोसिनोफिल्स जो होते हैं ना, आप इससे, अच्छा इसको ना याद करने की ट्रिक बता देती हूँ, जैसे मुझे याद होता है। इयोसिनोफिल में इसकी स्पेलिंग ई से शुरू होती है ना, ई से शुरू होते हैं, मेरा नाम भी ई से शुरू होता है, एकता, है ना। मेरे को थोड़ा सा अजीब है बट हाँ मुझे ऐसे ही याद रहता है हमेशा। मेरे को क्या होता है, डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, मुझे डस्ट से एलर्जी, तो ई जो ई से इयोसिनोफिल होती है ना, ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मेरा नाम भी ई से एकता है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इयोसिनोफिल। तो जो भी एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना बच्चों, तो वो क्या होते हैं हमारे
ईओसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों की, तो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है यही एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। हमारा इम्यून सिस्टम ही हाईली रिएक्ट करता है किसी चीज़ के लिए। तो कोई डस्ट पार्टिकल आएगा मेरी बॉडी में तो मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट कर जाएगा, उसको बोलते हैं एलर्जी। बेसोफिल्स जो होती हैं वो क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन्स रिलीज करती हैं, सीधा सीधा है। न्यूट्रोफिल क्या रिलीज करती है, फेगोसाइट्स होती हैं। न्यूट्रोफिल तो फेगोसाइट होती है, खाने का काम करती है ना, पैथोजेंस को। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, रिलीज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, ठीक है। ये कुछ ग्रैन्यूल्स रिलीज करती है जो हिस्टामिन कंटेन्ड होते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो गया आपका, इसका आंसर किससे हो गया, अगर हम मैच करें न्यूट्रोफिल को थर्ड को हमने सेकंड से मैच किया, राइट। तो हमने थर्ड को सेकंड से मैच किया तो देखो ये वाले ऑप्शंस तो वैसे ही कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। अब आपको मैच करना है किससे, अब आपको किससे मैच करना है। अच्छा जी बच्चों एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, वन सेकेंड। हाँ जी, तो ये आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में आपने क्या देखा, सेकेंड वाले ऑप्शन में आपने क्या देखा, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे, वन सेकेंड। ईओसिनोफिल्स जो होते हैं आपके बच्चों इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थोड़ा हमारा यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़ हो गया है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वापस आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, है ना। विच में द फॉलोइंग, अगर आपके साथ एग्जाम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए ना तो आप वापस आ सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार होल्ड पे डाल के, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। विच में द फॉलोइंग कंडीशन कॉज्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अच्छा, ये पूरा एनसीईआरटी में एक्सप्लेन अच्छे से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में। तो जो मदर होती है ना वो बच्चों क्या होती हैं, RH नेगेटिव, और फीटस RH पॉजिटिव है। डायरेक्ट पूरा का पूरा शो आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है क्या होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो अच्छे से पढ़ लेना उसको। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हुए देखो ECG से फिर क्वेश्चन आया 2019 में, 2020 में क्वेश्चन था ECG से रिलेटेड, फिर से 2019 में आया। तो देखो टॉपिक्स ऐसे रिपीट होते हैं। पी वेव की अगर हम बात करें तो बच्चों पी वेव क्या शो करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, अभी भी डिस्कस किया था। ए में होगा फोर्थ, तो ए में फोर्थ होगा ना, तो ये वाले ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। अब तुम देखो ट्रिक, तुम्हें टाइम सेव करने की ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर ना जैसे फोर्थ हुआ ये, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड, अब दो ही ऑप्शन बचे, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। अब दोनों में तुम बी और सी को चेक मत करो यहाँ पे, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा अगर तुम इसको मैच करने बैठोगे। क्यों नहीं चेक करना, क्योंकि बी और सी में फर्स्ट और सेकंड कोई डिफरेंस नहीं है। हमको डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में, थर्ड या फिर फिफ्थ होगा। तो डी क्या है, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टी वेव, या तो थर्ड होगा या तो फिफ्थ होगा। तो जो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है ऐसा तो कुछ यहाँ पर होता नहीं है। जब साइज टी वेव का वो रिड्यूस हो जाता है ना बच्चों, वो होता है कोरोनरी इस्कीमिया। ये एक डिजीज को इंडिकेट कर रहा होता है, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है CAD, इसी को इंडिकेट कर रहा होता है ये रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टी वेव, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप देखोगे ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्ड, डी में थर्ड है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये देखो ये है इस्कीमिया। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है ना, जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो होती है कोरोनरी आर्टरीज। अगर उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाए, है ना, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इन शॉर्ट कोरोनरी इस्कीमिया, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ब्लड क्लॉट लगा हुआ है, प्लेक रप्चर है ना, ब्लड फ्लो जो है बच्चों कितना ये नैरो हो गई है, यहाँ पर ये क्लॉट हो जाने की वजह से कितना नैरो हो गई आर्टरी, तो इसलिए पूरा प्रॉपर ब्लड यहाँ पर फ्लो नहीं हो पाएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2019 में आया था, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। ये देखो आपको जहाँ पर कार्डिक साइकिल बताया गया है ना, वहाँ पे कार्डिक आउटपुट के बारे में बताया गया है। कार्डिक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हार्ट रेट की हेल्प से, है ना। तो यहाँ पर देखो आपके पास में क्या है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर कार्डिक आउटपुट है आपके पास में। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल इज 50 ml। डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 ml, है ना। और कार्डिक आउटपुट कितना दे रखा है 5 लीटर, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको हार्ट रेट निकालनी है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो बच्चों, जो
देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, स्ट्रोक वॉल्यूम वाला एंड हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम से हम कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया था। तो हार्ट रेट आपको टोटली गिवन की हुई है, स्ट्रोक वॉल्यूम बस आपको कैलकुलेट करना था, बस इसी चीज़ ने उस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर हम देखें बच्चों कितना है 100 और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 50, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे कितना आएगा 50 ml, और ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम ये है, कार्डिक आउटपुट ये है, हार्ट रेट निकालनी है तो कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। हमको हार्ट रेट चाहिए है, हार्ट रेट विल बी कार्डिक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। कार्डिक आउटपुट कितना है 5 लीटर है और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 50 ml है। 50 ml को भी मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। 10 की पावर -3 लगाऊंगी, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +3 होगा, यानी कि मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 5000 ना, ये 10 की पावर +3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ऐसे तो हो जाएगा ये, है ना। इससे अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 100, तो 100 बीट्स हमारा आंसर हो जाएगा, 100 बीट्स पर मिनट, ये आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा कार्डिक हार्ट रेट का, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से करके जाना है। अगेन देखो हार्ट का जो भी आपका स्ट्रक्चर था उस पर क्वेश्चन फिर से आया 2018 में, ठीक है। 2022 में आया था, 2022 में आया था आपका क्वेश्चन ऐसा, एंड वापस 2018 में भी आया हुआ है। तो देख लो किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, ट्राइकस्पिड हमेशा राइट साइड होगा, बाइकस्पिड बी से बायां साइड, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है हमेशा राइट वेंट्रिकल, है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मतलब फर्स्ट में हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका। तो देखो ए में थर्ड एक ही ऑप्शन में है, बाकी को मिलाना ही क्यों हमें, है ना। एग्जाम में ऐसे ही हम टाइम सेव करते हैं, सारे ही ऑप्शन गलत है जिसमें ए में है ही नहीं थर्ड। तो अगर हम मिलाना चाहें तो देखो बाइकस्पिड वाल्व कहाँ हो, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में, सेमिलुनर वाल्व कहाँ होगा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में। सिंपल, ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हुए एक फिर से बच्चों, फिर से नोटिस करो, ब्लड क्लॉटिंग पे फिर से क्वेश्चन आता है यहाँ पे 2018 में, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन जो होते हैं बच्चों, इनको वापस से हमको क्या करना है, मैच करना है। फाइब्रिनोजन हमेशा क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ए में क्या है, सेकंड है, तो देखो सारे ऑप्शन कट, एक ही ऑप्शन बचा, यही राइट आंसर है, लेकिन फिर भी हम सारे करेंगे क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी। ग्लोबुलिन का मतलब है डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, एल्बुलिन हमेशा ऑस्मोटिक बैलेंस है। तो प्लाज्मा के बारे में जहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है ना एनसीईआरटी में, जब चैप्टर शुरू होता है वहीं पर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ये कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, राइट। तो ये हो गए हैं बच्चों। अब हम उस क्वेश्चन पे एक बार वापस जाते हैं जहाँ पर हमारे गड़बड़ हो गई थी, कहीं तो गड़बड़ हुई थी, रुको एक सेकेंड, है ना। हाँ जी, कहीं तो गड़बड़ हुआ था, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा कट हो गया था, राइट। लिम्फोसाइट्स जो होते बच्चों, अच्छा जी, यहाँ लिम्फोसाइट, सो सॉरी, लिम्फोसाइट आपका इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। फोर्थ में ना आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट आपने देखा नहीं, आप इम्यून सिस्टम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ते हो, वहाँ पे टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट बताई जाती है। तो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट कहाँ बताई जाती है, इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए ना। तो इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए हमेशा लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है, गड़बड़ कर दी हमने ना। तो यहाँ पर आपको फोर्थ में फर्स्ट कर लेना है, तो ये आंसर देखो आपका ये वाला हो जाएगा इसका, है ना। फोर्थ में फर्स्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो वैसे ही गलत हो गया। तो देखो वापस मैच करते हैं एक बार। इसमें आपका हिस्टामिन्स, हाँ जी, ये हिस्टामिन हमेशा और हमेशा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एलर्जी के लिए। ये इस तरीके से याद था मुझे, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। एलर्जी के लिए जो था ना बच्चों, हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, हिस्टामिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स ये रिलीज करती हैं। इसके अलावा सेकंड में अगर हम बात करें, फोर्थ, तो बेसोफिल्स जो होते हैं ये क्या है, हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स होती हैं, है ना। हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स बेसोफिल्स होती हैं, एंड न्यूट्रोफाइल तो होती ही क्या है, फेगोसाइट्स होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों इस तरीके से दिमाग ना कभी कभी घूम जाता है। अब देखो मुझे पढ़ाते हुए, टीच करते हुए भी मेरा दिमाग घूम गया बीच में, है ना, तो होता है ऐसा। तो उसको क्वेश्चन को वहीं होल्ड पे डाल दो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, टाइम मिलता है तुरंत आओ बैक टू द क्वेश्चन, एक बार वापस थोड़ा सा देखो, है ना, फिर आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी, क्योंकि जब रिलैक्स स्टेज में होते हो ना तो दिमाग की बत्ती जल जाती है ना। चलो फिर आउट ऑफ द टाइम, अगर लगता है ना कि यार टाइम ही जा रहा है ना हमारे क्वेश्चन पढ़े हुए, तब हम आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं, चाहे कितना ही कर लो।
तो देखो आज मैंने नीट का पेपर कैसे सॉल्व करते वो भी बता दिया है ना, ऐसे ऐसे होता है बच्चों, ऐसा है नीट का पेपर का लेवल, है ना। चलो फिर ठीक है, अब मैंने आपको 5 साल के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, आपके साथ मेजर जो पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, एक तो आपका ब्लड क्लॉटिंग मैंने सबसे पहले बताया, एक हार्ट का स्ट्रक्चर और एक ईसीजी, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रखे हैं, और एक WBCs, जो भी टाइप ऑफ WBCs हैं, क्या क्या वो काम करती हैं, वो भी चीज़ रिपीट हो रखी है। बस ये पिछले 5 साल में 4 टॉपिक्स रिपीट हो रखे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, कार्डिक साइकिल भी, है ना, तो देख लेना थोड़ा सा। बाकी के माइंड मैप्स के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप और जो है ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वेदांतु नीट मेड इजी, है ना। ये आपको QR कोड है, आप इससे स्कैन भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, कहीं से भी जाके ज्वाइन कर लो, बस फटाफट से ज्वाइन करो। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ऐसे ही PYQs 5 ईयर के चाहिए हैं तो प्लीज़ डू कॉमेंट बिलो, ताकि मैं जितनी भी हाई वेटेज यूनिट है एटलीस्ट हम उनके PYQs पिछले 5 साल के सॉल्व कर लें विथ डिटेल्ड सोल्यूशन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।